और आज की तारीख में जो दादा ने जमीन नहीं बेची वो करीब 250-300 करोड़ की जमीन है। बात पकड़ आ रही है? यस अब सब कुछ नहीं कर सकते। सरकार ने एक्वायर कर ली छोड़वा ली चंडीगढ़, लड़ा 20-30 कोटियों की मामले करके डाली, जो चाह कर सकते। लेकिन आज अगर वो आ भी जाए तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि पैसा हैंडलिंग करना आ गया। बात पकड़ में आ रही है? यस। लेकिन अगर उस दिन आ जाता तो खत्म। फिर कुछ चीजें सीखी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मिशन मतलब मोटिव क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो जब तकलीफ होती है, अभी मैंने भैया को बोला, वो सो रहे थे, तो हो सकता है उनको तकलीफ हो, मेरे को भी तकलीफ होती थी जब हम इतने थे। घर के पास से ट्रेन निकलती थी, चाचा बोलता था ये साला 8 बजे ट्रेन 8 बजे 8:30 बजे आती थी पानीपत से रोहतक की तरफ, हमारे घर के पास से निकलती थी खेतों के बीच में से। तो जब तक वो पानी बोलती थी, वो मतलब वही अलार्म था हमारा। वो ट्रेन आ गई मतलब अलार्म आ गया, अब आप बच्चे सो सकते हो। शाम के 6 बजे दीवार के साथ में बोरी के ऊपर बैठ के पढ़ते थे। इधर पहली क्लास वाला बैठेगा, इधर दूसरी वाला, इधर तीसरी वाला, इधर चौथी वाला, इधर 5वीं वाला, इधर 6वीं वाला, इधर 7वीं वाला, इधर 8वीं वाला। इसको कुछ नहीं आता तो इससे पूछेगा, इसको कुछ नहीं आता तो इसी हाई क्लास वाले से पूछेगा। यूं लाइन में बैठते थे। अब बोलो बोलो इतने बच्चे आए कहां से? पूछो तो सही। घर में 4-5 दादा के प्रोडक्ट थे, उन सब के भी 3-3, 4-4 थे। 2-4 बुआ के, 2-4 फूफा के, 2-4 इधर के, 2-4 इधर के। तो सब रोहतक शहर में रहते थे, सबके बच्चे वही रहते थे। हेलो, बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही? और वहां हमारे हवलदार बैठते थे टेबल पे, जहां पर अंदर सरदार जी बैठे, और हमारे चाचा जी, पिताजी की सबसे छोटी सीरीज। तो पिताजी के दादाजी के 7-8 प्रोडक्ट थे, तो उनमें सबसे छोटे वाले चाचा मेरे से 7-8 साल बड़े, ठीक है ना, वो वहां पर वकालत करे थे। वो टेबल उनकी अलग होती थी, बाकी सब जमीन पे होते थे। जब सब लोग सो जाते थे उस वक्त हम पढ़ाई कर रहे होते थे एक दूसरे को। कोई सोता था तो थप्पड़ पड़ता था घूम के, आपने छोड़ दिया मैंने के बाहर तक जाती। हमें लगता था कि हम राक्षसों के घर में जन्म ले गया, साले सोने नहीं देते। 25 साल बाद जाके समझ में आया अगर वो राक्षस नहीं होता तो हम जिंदा नहीं होते। सही क्या है और ठीक क्या है ये समझ आने में 25 साल लगते हैं। बच्चा पैदा होकर जवान होने में 25 साल लगते हैं, लायक निकलेगा या नालायक निकलेगा ये बात पकड़ में आने में 25 साल लगते हैं। अब हम बड़ी आसानी से बोलते हैं औलाद नालायक निकलेगी, वो ये नहीं बोलेगा कि मेरे बीज गलत बोए थे। औलाद कभी नालायक नहीं होती, कोई प्रोडक्ट कभी खराब नहीं होता, उसमें बीज क्या डाले गए हैं, थॉट क्या डाला गया है। लफड़ा ये है जन्म घुट्टी का, पैदा होते ही आपने उसको क्या सिखाया ये उसका भविष्य निर्धारण करेगा। जन्म घुट्टी वो नहीं है जो आपने सह चटाया पैदा होते बच्चों, जन्म घुट्टी वो है कि उसके दिमाग में क्या डाला है। बात पकड़ में आ रही है? यस और नो। वो असली जन्म घुट्टी है, वो फैसला करेगी उसके भविष्य का। सो आपको लगता है हेल्दी रहना चाह रहे हैं? यस। आरसी में हर आदमी, हर साथी, जितने भी कुलविंदर जी और बाकी अशोक जी और सब लोग आपको क्या बोलते हैं? आरसी में प्रोडक्ट खाओ और ये करो, यही बोलते हैं ना? मुझे की बात नहीं, जो काम सदियों से कर रहे हो वो काम करते रहो। और आज आपको मैं गणी देके जाऊंगा, जितना चाहो उतना पैसा आपके घर पर खाते बाहर आते नहीं। बच्चों को पार्टी भी देते हैं, आजा आज तो बच्चों की पार्टी है, बीवी बच्चों को लेके जाएंगे। बाहर जाते ही मैक्सिमम लोग किसका ऑर्डर देंगे? आपके उसमें कहीं ना कहीं पनीर की सब्जी जरूर होगी, कुछ की नहीं होगी। मेरे को हो गए होंगे कोई बाहर जिंदगी में पनीर खाए 25-23 साल। हमारे घर में कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं आई, हमारे घर में कभी चॉकलेट नहीं आई, बच्चों ने कभी मांगे नहीं, और मैंने कभी बोला नहीं कि नहीं। हैंडलिंग तीसरे आदमी की कैसे आते जाते गाड़ी में, उनको अपने आप ही समझ आएगा बुरी चीज नहीं। मैं क्यों किसी के पीछे पड़ूं? मैं तेरा बाप हूँ निपीली, काम ऐसा करो ना तो इसको 10 लाख रुपए दे तो भी वो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीवे। बात पकड़ में आ रही है? हम लट पड़ के पीछे क्यों पड़े पीछे? इसलिए एजुकेट करना निहायत जरूरी है। प्लस माइनस, फायदे नुकसान। आज से भी आपको तब तक पकड़ में नहीं आएगा जब तक इसके फायदे, नफे, नुकसान, लॉन्ग टर्म विजन मिलने वाला क्या है, तब आपके भीतर का बैठा हुआ हनुमान जागेगा और उसे ड्रिंक आउट के पहुंच जाएगा। इसलिए गाय भैंस घटती जा रही है, देश में दूध बढ़ता जा रहा है।
पनीर उससे बढ़ता जा रहा है ज्यादा, घी उससे भी सारा जितनी मर्जी ले लो, 50 रुपए किलो में भी घी और 5000 किलो में भी घी। दुनिया में सबसे सस्ता सामान किसान का हो सकता है या किसी और का हो सकता है? भगवान का भी महंगा मिलेगा। भगवान का तो सब कुछ फ्री है, हवा पानी जो जरूरी है जीने के लिए वो तो सब कुछ फ्री है, लेकिन किसान से सस्ता प्रोडक्शन दुनिया में करने की किसी की हिम्मत है नहीं। अगर आपके यहाँ पर जलंधर से 10 किलोमीटर दूर गांव में 5 रुपए किलो टमाटर है, तो जलंधर आते आते वो 20 रुपए किलो हो जाएगा। हाँ कि ना? यही है ना? तो किसान से सस्ता किसी का हो सकता है क्या? अब सवाल ये है कि आप घरों में आज तक मान लो आरसम का तेल अगर आप नहीं ले रहे और बाजार से सरसों का तेल ले रहे, तिल का ले रहे, मूंगफली का ले रहे, कुछ और ले रहे, क्या भाव ले रहे हो भाई? 150 रुपए, 140 रुपए, 150 रुपए, 60 रुपए, 130 रुपए। एक आध आप में जाएगा निकल के, तुम लुट के आया है, हम 120 लाए हैं, हमारे जीजा का दुकान है। एक आध ऐसा भी निकलेगा, ठीक है ना? हम 10 रुपए और सस्ता लेके आए हैं, राइट? सवाल यह है कि आप अगर किसान परिवार से कितने भाई बहन ताल्लुकात रखते? सरसों का भाव क्या अपने खेत में जो पैदा करते हो? 6000 रुपए क्विंटल, 7000 रुपए क्विंटल, 5000 है ना? जब फसल निकलती है तो 6000, 5800, 5500 है ना? और जैसे ही फसल खत्म होगी तो 6000, 6500, सर्दी आते आते 7000। क्लियर है? एवरेज प्राइस पकड़ो तो करीबन 62, 64, 65 रुपए के आसपास एवरेज प्राइस हो गया। 4.5 किलो सरसों से 1 किलो तेल निकलता है। हाँ कि ना? चेक कर लेना, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो? किसान की औलाद है, सरसों पैदा करते हैं, रोज का काम है, राइट? 350 रुपए का आपने कच्चा माल लिया, उसको फिर कोल्हू में डाला, तेल इधर निकाला, खल इधर निकाली। 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए किलो की खल, यानी कि 100 रुपए की खल गाय भैंस खाने के लिए और तेल हमारे खाने के लिए, यही है? 100 रुपए का माल भैंसों के लिए निकल गया, 350 का कच्चा माल था इधर, तो तेल कितने का बचा? 250 रुपए का। तो किसान की कीमत कितनी आई खेत के अंदर सरसों के तेल की? 250। 20 रुपए कोल्हू वालों को दिए, 5 रुपए 7 रुपए किलो तेल निकालने का, तो कीमत कितनी होगी? 240। अब एक काम करो, इसके ऊपर लिखो कागज पे 240 पे 18% जीएसटी जोड़ो। अब आपको बेचना है बाबा की तरह, अडानी की तरह, किसी और की तरह, इस तेल को बेचने के लिए आना आपको बाजार में, तो उसकी कीमत कितनी पहुंचेगी बाजार में? सबसे पहले तो सरकार का टैक्स जोड़ो 18%, उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट जोड़ो, उसका विज्ञापन आपको करना है, शुद्ध कच्ची घानी का तेल। बाबा जी आ रहे बताने के लिए, विज्ञापन है ना, टीवी का खर्चा है ना, जोड़ो उसका टीवी का खर्चा। बीच में 4 बिचौली है, सबके 5-5 रुपए, 7-7 रुपए, 10-10 रुपए उसमें जोड़ो, है ना? राइट? उस बोतल का खर्चा जोड़ो, ट्रांसपोर्ट का खर्चा जोड़ो, ये सारे जोड़ोगे टोटल आएगा 400 रुपए कम से कम। यानी कि अगर आपको शुद्ध तेल बाजार से चाहिए तो उसकी कीमत 400 रुपए किलो से कम नहीं हो सकती। और खरीद कितने में रहे? जोड़े होके खर्चा। यदि आज तोता छाप नहीं लाना, आज महीना छाप तेल लाना। तोता में मजा नहीं आया है, इंजन लाना, डब्बा ठीक से चलता नहीं है, इंजन लाना। हम लोगों को ब्रांड बदलने की आदत पड़ गई है। ठीक क्या है, गलत क्या है पता नहीं, ये इतना कैलकुलेट करने का होश हमें है ही नहीं, क्योंकि 24 घंटे हम बेहोशी में चलते हैं। मोदी गलत कर रहा है, कांग्रेस ठीक कर रही है, ये गलत कर रहा है, वो ठीक कर रहा है, राइट? ये लफड़े दफड़े जितना मर्जी करा लो, टाइम जितना मर्जी बर्बाद कर लो, लेकिन खुद के बिल्डअप के लिए कितना क्या करना है नौकरी को। हाँ जी, यस और नो? 100 रुपए का लालच दो और सरकार को लटवा लो। इतना ही अकल लोगों को, अपना होश तो है नहीं ना। एक पौवा दो और पूरा गांव को लटवा लो, सरपंच का इलेक्शन टूट जाएगा। पौवा ही तो देना, उनको ये थोड़ी पीना है, उनको ये थोड़ी पता जो आदमी पौवा देके पूरे गांव को इलेक्शन जीत रहा है, तुम्हारी पूरी जिंदगी का पौवा बनाने वाला है, क्योंकि आगे का तो सोच ही नहीं रहा ना वो। और फिर क्या बोलते हैं, नसीब को कोसते हैं, सरकारों को कोसते हैं, इसको कोसते, सारे तेरे कर्म देखना तेरे। दुनिया में कोई गाड़ी एक्सीडेंट नहीं करती। मारुति ने कभी एक्सीडेंट नहीं किया, मारुति में बैठे ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया। आगे ना, यस
गाड़ी ने एक्सीडेंट किया कि ड्राइवर ने किया? ड्राइवर। अच्छा, आपको ये गाड़ियां देखते चलाते 50 साल 70 साल हो गए, देश का इतिहास उठाओ, आज तक कोई ऐसा ड्राइवर सामने आया, एक्सीडेंट हो गया और वो सामने आया, सर 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 ये गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ ये हमारी गलती से हुआ है, हम पर फाइन लगाइए, हमारी गलती है, मिला क्या कोई ऐसा आदमी? आपकी गाड़ी गिर जाती है जलंधर के किसी चौराहे पे, लाल पीली हेडलाइट टूट गया हो गया, और कुत्ते की तरह तू इधर से निकला, तू दाएं से निकला, तू बाएं से निकला, तेरे में अकल नहीं है, तू ये तू घुसा मार, तू मुक्का मार, वो पूरा दिन बर्बाद करके पुलिस थाने में पहुंच जाते हैं, लेकिन किसी का फैसला नहीं होता कि गलती किसकी है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि आपको खाने की बात बता रहा था, हर आदमी जीना चाह रहा है 100 साल, लेकिन खुद में भीतर में झांके मेरे कर्म क्या है, 50 साल में मरने की तैयारी, जीना चाह रहा है 100 साल, और हर वो दिनचर्या में कर्म वो शामिल है कि साला 60 से ऊपर एक दिन ही जाऊं। चेक कर लो अपने, कौन मना करता है? हाँ जी, वो तब तक पार्क में नहीं जाता मॉर्निंग वॉक करने जब तक डॉक्टर ना बोल दे उसको कि भैया अगर कल नहीं गया तो तू मरेगा, अब अगले दिन पार्क में जाएगा। क्यों घूम रहे हैं? जाना जरूरी है। शाम जाते 20 साल पहले चल लेता तो ढंग से चल रहा होता ना। तो आदमी बदलता तो है, लेकिन अंतिम समय पे जाके होश तो आता है, लेकिन सब कुछ लुटाने के बाद तब कुछ नहीं होता, फिर आंखों में से आंसू निकलते हैं, आज कुछ कर लिया होता। मरता हुआ आदमी बोलता है कहां से एक बार वो जन्म मिल जाए तो मैं वो गलतियां नहीं करूंगा मरते वक्त। तो भाई उस दिन का वेट मत करो यार, ढंग से जीना है, तो होश में आओ। जयपुर में मेरा जो अकाउंटेंट्स हैं उनमें से एक अकाउंटेंट ने 5-10 होटलों का काम लिया हुआ है जयपुर में। सरकारी डेयरी का जो पनीर है वो आता है 80 रुपए का 200 ग्राम। आपके यहाँ पर भी वर्का वगैरह जो ये विरका डेयरी है उसका 100 ग्राम 200 ग्राम का पनीर जो आप देखोगे 80 रुपए के आसपास का मिलेगा आपको। तो 1 किलो पनीर होगा करीबन 450 रुपए किलो। सरकारी जो डेयरी होगी यहाँ पर, सरकारी डेयरी कौन सी है? वर्का वीरका का पनीर देखोगे हर शहर में, जलंधर में भी, लुधियाना में भी, दिल्ली में भी, जयपुर में भी, हर बड़े शहर में सवेरे सवेरे 5 ट्रक भर भर के आजू बाजू से निकल के आएंगे होटलों में और पनीर देके जाते हैं 75 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 125 रुपए किलो, और सारे होटलों में सप्लाई होता है। आंखें खोल को देख लो सवेरे 5 बजे जब अखबारों की गाड़ियां इधर से उधर भागती हैं तो पनीरों की गाड़ियां भी भागती हैं। हर होटल में 10 किलो 5 किलो 10 किलो 5 किलो 10 किलो 5 किलो, पूरे दिन में मेहनत करा के शाम को हम उनके पास खाना खाने जाते हैं। पनीर ला, मटर ला, पनीर ला, सारा प्लास्टिक, दिन भर मेहनत करके प्लास्टिक हाथों में ठोक दो। और क्या कर रहे हैं? पनीर खा के आए हैं। राम ज्यादा पनीर नहीं खा गया, प्लास्टिक खा गया है। और वो जो सरकारी डेयरी का भी आ रहा है, जो आदमी लोग सरकारी डेयरी में जो काम करते हैं ना, वो एम्प्लॉय कोई भी उस पनीर को नहीं खाएगा जो अंदर काम कर रहा है, उसको मालूम है क्या हुआ है उसकी भी। अब आपका कोई आदमी सरकारी डेयरी में काम कर रहा हो, वो उस दूध को नहीं पिएगा कभी भी, क्योंकि उसको मालूम आंखों के सामने क्या हुआ है। वो उस पाउडर से दूध बनता है जिसमें सारे में कीड़े चल रहे होते हैं, और कीड़े को बुलाते, कीड़ों को वो डाल दो, वो नौकरी कर रहा वहां पे, लेकिन उसके घर में वो दूध नहीं आएगा। दुनिया में कोई अपनी फैक्ट्री में नहीं घुसने देगा। और आप दिन रात 24 घंटे आप लोग जाते हो, भिलवाड़ा जाते हो, यस, बद्दी वद्दी या बाकी जो फैक्ट्रियों में जाते हो, यस, कैमरा लेके आप रिपोर्टर किसी को ले जाओ साथ में, जो मर्जी ले जाओ, जहां मर्जी बनाओ, इधर बनाओ, उधर बनाओ, इधर बनाओ, साला खुली छूट है, कहीं भी घुसो। मेरे मोबाइल पे कोई पासवर्ड नहीं है, खुला पड़ा है। मेरे कंप्यूटर पे कोई पासवर्ड नहीं है, मेरे ऑफिस में कोई ताला नहीं है, क्योंकि हमें खौफ नहीं है कि मेरे मोबाइल में कोई गलत सामग्री है। मोबाइल में जो जितने ज्यादा ताले लगा के बैठा है, इसका मतलब साला उतना ज्यादा उल्टा माल भरा हो कि उसके बच्चे ना देखें। सिंपल कर सकते। हाँ जी, इसका मतलब लुच्ची फिल्में भरी हुई है रामजादा ने। मेरी भाषा में यही है। कोई सोना चांदी रखा हुआ है, वो तो उसमें रख नहीं सकता।
इसका मतलब लुच्ची फिल्में भरी हुई, कोई फोटो भरे हुए उल्टे पुल्टे, कांड है। और कई बार लोगों को लगता है कि 3 मोबाइल है, 4 मोबाइल, और यार आदमी के पास 4 मोबाइल है, लोग इंप्रेस रहते हैं। जिसके पास 1 से ज्यादा मोबाइल मिले ना सावधान हो जाओ, 2 से ज्यादा मिले तो चौकन्ने हो जाओ, 4 मिले तो इसका मतलब या तो सारी 4 पार्टियां पीछे पड़ी हुई, उनका उधार खाया हुआ है, 4 लोगाइयों के साथ चक्कर है, या कुछ और लफड़ेबाज है, वो आदमी नहीं है। ये कैरेक्टर का पैमाना है। देश के कोने कोने में गया हूं मैं, पता नहीं कितने लाखों लोगों से बात की। काली कार काले शीशे, जिस दिन आ गई घर में समझ लो कांड शुरू हो गए। क्योंकि आम आदमी, शरीफ आदमी ले ही नहीं सकता उस कार को। फ्री वाला लेगा या बदमाश लेगा? yes. तो इंप्रेस होने की जरूरत नहीं होती, ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। आर्मी को छोड़ दो, आर्मी की काली कार और काले शीशे, वो आर्मी है, उसके ऊपर लिखा होगा आर्मी, आर्मी को छोड़ दो साइड में। लेकिन उसके देश में हीमोग्लोबिन की कमी है। जब से महामारी शुरू होती है और महामारी जब बंद होती है, इस दौरान ये प्रोडक्ट लेडीज के लिए बहुत जरूरी है। जब मीनोपॉज हो जाए, महामारी बंद हो जाए, उसके बाद न्यूट्रीचार्ज मेन लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए एक ही कॉमन है। क्योंकि जब तक महामारी तब तक आयरन ज्यादा चाहिए, ठीक है जी। और न्यूट्रीचार्ज मैन के अंदर जिंक ज्यादा है। 50 साल का भी है तो 25 साल जैसा जवान दिखेगा। और ओमेगा साथ में इसलिए जरूरी है कि स्किन ढीली नहीं पड़ेगी, आपका स्किन का ग्लो बना रहेगा, हार्ट की रक्षा होगी। अगर वो आपको चाहिए बगैर ब्यूटी पार्लर जाए, चमकना चाह रहे हैं तो लो, और पोताई करके चमकेंगे, बारिश आगे धुल जाएगा तो जाओ। जो 40 साल से नकली तेल खाया है, उसकी वजह से जो वेन्स में कोलेस्ट्रॉल और जो भी चीजें जमी है, उनकी सफाई करने का गामा खाओ। जापानियों को 150 साल पहले मिल गया था, इसलिए जापान में 30% पॉपुलेशन है जो 125 साल की है। 127-130 साल के मिल गए। आंकड़े देखो ना गूगल करके, मतलब 80-90 साल की वहां पे एवरेज पब्लिक है। हमारे देश की एवरेज लाइफ है 63 साल। और वो लोग अमेरिकन और ये जिनको चाहिए होता 4,500 की डब्बी देते हैं, 4,500 5,000। अमेजन पे गूगल कर लो, अमेजन पे चले जाओ देख लो। और हमें क्या है 450 में मिल रहा, उसमें से जान ले लो आरसिम की, फांसी में चढ़ा दो आरसिम को। हम ही काम के बस, सब सारा बेकार है। चित भी मेरी, होटल बिहारी वाजपेयी जी संसद में बोलते थे, चित भी मेरी पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बस कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो जितनी भी मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी बहनों को आज कहना चाह रहा हूँ, इस बात को पकड़ें और इस पे काम कैसे करना है वो मैं आपको अगले 10 मिनट बताने जा रहा हूँ। उस पे काम कर लिया तो जब आप अभी, अगर आप 25-30 साल की, छोटे बच्चे आपकी गोद में बैठे हैं, जब आप 60 साल के हो जाएंगे और आपके बच्चों की शादी हो जाएगी, उस वक्त करोड़ों रुपए आपके अकाउंट में होंगे। सिर्फ एक फैसला कर लेना, आपके घर में आरसिम के अलावा दूसरे सामान नहीं आने चाहिए। उसका रीजन हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि जो उम्र है 60 साल की, तब हमारे साथ, यानी कि जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे तब तो ठीक है। जिस दिन हाथ पैर चलने शुरू हुए, 8वें प्रोडक्ट खा रहे हो और मान लो उम्र लंबी होगी और गलती से 80-90 साल जी गए, अगर गलती से 80-90 साल जी गए और फाइनेंशियल इंतजाम नहीं हुआ तो कुत्ते की मौत मरेंगे। हर आदमी चाह रहा लंबी उम्र जीव। अगर गलती से जी गया, अगर उम्र लंबी है तो पैसे का भी जुगाड़ होना चाहिए, ध्यान रख लेना। नहीं तो जितनी जल्दी निपट सकते निपटो। तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है। और अगर जिम्मेदार हैं तो पत्नियां पति के बाद भी 5-10 साल, क्योंकि 4-5 साल छोटी होती है, और जो बताया बात पकड़ में आ गई होगी ना। ये आदमी लोग जल्दी क्यों निपटते हैं? क्योंकि बाजार का बहुत सारा कूड़ा करकट, खैनी फैनी, बोतल सब अंदर जाती है। तो हम तो बोला गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, ये कांड करते हैं वो लोग, है ना। लेडीज ज्यादा क्या कर रही, बाजार में गोलगप्पे खा लेते हैं से जाके। हाँ जी,
दे दिया के गोलगप्पे, इससे ज्यादा कुछ कांड तो मुचड़ करते। दूसरा, इस दुनिया में सुनते किसकी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हु इज योर मेंटर? इसके माध्यम से हम पैदा हुए, मुद्दा ये नहीं है। जीवन में मानते किसकी हो, किस किताब की, किस दोस्त की, जिसके साथ ज्यादा रहोगे। हर आदमी किसी न किसी की मानता है। तो जीवन में कई बार मैं अपने पिताजी को बोलता हूँ कि ये काम कर ले, जो होते हैं चुप। पिताजी आज भी हम तो ऐसे ही, लेकिन हमारे वाले को ऐसे बता दूं तो मेरे वाला औलाद क्या करेगी, इतने टेढ़े क्यों हो रहे हो? तो ये नस्ल ऐसी फंसी हुई बीच में, ऊपर से बाप ने मारा, नीचे से बच्चे मार रहे हैं। हाँ जी, बात पकड़ में आ रही है? हम लोगों की जो 50, 55, 60 के आसपास के हैं, ये पहले तो बाप से पिटे और अब औलाद गुर गुर करती है। और आप बात करी ठीक से करो, नहीं तो कंप्लेंट कर दो। टीचर पिटाई नहीं कर सकते। हमारे ऊपर तो टीचरों ने बड़े तगड़े हाथ साफ किए। आजकल कोई टीचर हाथ लगा के देख ले, 2 मिनट में बोला बाहर आ, तू कंप्लेंट लग, पहले पुलिस आएगी, है ना? तो नियम कायदे कानून इसके समझ के। तो कहने का मतलब है, हम किसी के माध्यम से पैदा हुए, बात किसकी मानते हैं? तो मेरे पिताजी से मेरी बात हुई कई बार, तो मैंने देखा यार पिताजी ज्यादा ये काम करना मानने को तैयार नहीं। तो फिर मैंने देखा तरीका ढूंढता हूँ हैंडलिंग का। अब बाहर से में थे तो दिमाग दौड़ता है, तो फिर मैंने देखा यार सॉफ्ट कॉर्नर किसकी तरफ है, पिताजी का। फिर मैं देखते 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 बात हुई, दिमाग लगा। फिर मैंने पत्नी से बात की, तो उसने बोला मम्मी को, हाँ मेरे अचानक आंखों में वो चमका। तो मैंने मेरी सासू को बोला कि वैसे ऐसे अगर आप बोल दोगे तो। बोला हाँ बेटा बोल देती हूँ। तो सासू जी ने बोला कि वो ऐसे ऐसे करना चाह रहा था। हाँ बोला मैंने कब रोका है, करे। तो कमजोर नस को पकड़ो, लड़ाई मत करो, उसको ढूंढो इसकी कमजोर नस कौन सी। उसको बोला यार थोड़ा सा वो उधर चलता जाएगा, गेट खुल गया, नमस्ते। फाटक होती है ना सड़क की, उसको धक्का मारोगे तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। वो बटन कहां पे, बटन को दबा तो ठंडा खड़ा, अपनी गाड़ी निकालो। बात पकड़ में आ रही है? यस, ये तो टेक्निक्स। सो जब चीजें अटकी हैं तो मेंटर कब काम आता है? जब जिंदगी चारों तरफ से बंद है, तब मेंटर काम में आता है। तो आप सुनते किसकी हो? सो ये कौन है? दुर्योधन। और ये कौन है? इसकी अपलाइन कौन था? इसका अपलाइन था धृतराष्ट्र, इसका बाप था, वो इसकी अपलाइन है। जिसके माध्यम से आर्य परिवार में आया हो वही तो आपकी अपलाइन है, राइट? सो और इसका अपलाइन कौन था? पांडु। उन दोनों का कॉमन बाप था, उसके ऊपर भीष्म था, उनके ऊपर आगे जाके शांतनु था। जैसे अपने टीसीजी है वैसे ही टीसीजी है, वैसे ही शांतनु जी, जिनके नाम पे भारत देश पड़ा। अब ये तो इसको पांडु के अलावा किसी को नहीं माननी चाहिए थी, और इसको धृतराष्ट्र के अलावा किसी की नहीं माननी चाहिए थी। उनके अपलाइन है भाई, माँ बाप उनके, ये तो उनकी लाइन में एलोइस में भी नहीं, तो फिर इनकी क्यों मान रहे? अब ये इसने इसकी मानी तो इसका सत्यानाश हो गया। तो इसका उद्देश्य क्या था? जो इसका उद्देश्य होगा वो इसके बीच इसके दिमाग में डाल देगा वो। तो ये जन्म घुट्टी है। तो जब पैदा हुआ तो ये लेके आया, क्योंकि इसकी बहन अंधे के साथ शादी करती थी, इसकी बहन ने आंखों में पट्टी बांध ली थी, तो मिशन लेके आया, साला जहां मेरी बहन है उस हस्तिनापुर को मैं बर्बाद कर दूंगा। और उसके लिए इसने वो कीटाणु इसके दिमाग में डाले पैदा होते ही। ये जन्म घुट्टी है जो एक दिन 25 साल बाद बर्बादी का कारण बनती है। उस जन्म घुट्टी की तरफ ध्यान देना चाहिए। और हम अटके हुए जन्म घुट्टी, घुट्टी वो है प्रोग्रामिंग। तो वो ऊपर यहां से ये 5 थे, वो 100 थे। इसने क्या गुट्टी पिलाई इसको? इसका मिशन क्या था? उसका उद्देश्य था हस्तिनापुर की बर्बादी। इसका उद्देश्य क्या था? धर्म की स्थापना, राइट? असत्य पे सत्य की जीत, राइट? तो ये बार बार क्या बोल रहा था इसको? 6 पे काम करो, 7 कार्डिनल पे काम करो, 8 कोर स्टेप्स पे काम करो। ये बार बार सिस्टम स्थापित करने की बात कर रहा था।
ये सिस्टम को तोड़ने की बात कर रहा था। आखिर में क्या हुआ? वो 100 थे, 5 थे, जीत किसकी हुई? आखिर में सिस्टम की जीत होगी, जो सिस्टम के हिसाब से चलेगा जीत उसकी होगी। आज जिस मर्जी को तोड़ना मरोड़ना, इधर का उधर इधर का उधर, जीत सिस्टम की होनी है। मुद्दा ये है, इसलिए जीत आपकी। पढ़ो, टाइम थोड़ा कम है, मैं बाईपास कर रहा हूं। ये वो किताब थी जिस किताब ने मुझे खड़े होने में मदद की। इंजीनियर था लेकिन खड़ा होकर कभी बात नहीं कर पाया था। चंडीगढ़ से जलंधर से आगे दोस्त के पास आया था, वहीं से एक और दोस्त था मुक्तिरिया का, वहां पे मैंने एक बार पहली मीटिंग की थी सन 2000 में, यही दिन थे मेरे ख्याल से। तो वहां पर गया, ऐसे एक धर्मशाला सी थी, वहां पे एक टेबल लोहे की खड़ी थी, उसका बोर्ड बना दिया, 20-25 लोग बैठे थे। मैं खड़ा हुआ तो मैंने रात को बैठ के बनाया, पहले ये बताऊंगा फिर ये बताऊंगा, क्या बताऊंगा वो भी स्लाइड आने वाली है। फिर मैं लगा कि भूल जाऊंगा तो यूं पेपर पे देख के पढ़ के लिख दूंगा। जब मैंने बोलना शुरू किया तो मेरे को लगा था 15 मिनट में बात खत्म हो जाएगी, 10 मिनट में बात खत्म होगी, और ये हाथ ही सीधा नहीं हुआ। होता है बात करने वाली। लेकिन जिंदगी में जब भी कोई काम करोगे, ये काम एक ही बार होगा। जितनी जल्दी हो सके इस दौर से बाहर निकल एक बार करके, या तो पूरी जिंदगी डर डर के अगर जी लो, या किसी एक बार कहूंगा, जिस दिन आपकी अपलाइन ने आपको टाइम दिया हो, आज मीटिंग है और गलती से अपलाइन नहीं आए, उस दिन उछल के ये मत बोला अपलाइन नहीं आया, कमीना है, कुत्ता है, बल्कि ये बोला साला आज मौका मिला है, लोग आ रहे हैं और वो नहीं आया, अपन देख अपन क्या करके दिखाता है। जिस दिन ये काम कर दिया, जिंदगी में हमेशा के लिए खड़े हो जाओगे। हम खड़े होने के बजाय रोने पीटने वाले काम शुरू कर देते हैं, और इस तरीके से रोते हैं। अगर हमारी औलाद देख लेना, शर्म करेगी, साले मेरा बाप है। पैदा होते रोना शुरू कर दिया, आज सिर्फ तेरे कहने पे ज्वाइन कर रहा हूं दोस्त, तुम्हारी जिम्मेदारी, रोटी आए नहीं आए तुम देखोगे। कितने लोगों के साथ होता है ऐसा? मिलते ऐसे लोग? उसको प्यार से बोला कर, बोला जैसे मेरे को बोल रहा है कि तेरी जिम्मेदारी पे मैं आज से ज्वाइन कर रहा हूँ, बोला शादी के टाइम अपने बाप को भी बोला था कि तुम्हारे कहने पे शादी कर रहा हूँ, शादी के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी है रोटी लेकर आराम। ज्यादा जिंदगी का रूल कुछ और, काम धंधे का रूल कुछ और, पैसा उसको चाहिए, जिम्मेदारी किसी और की, और सारी औलाद खुद को चाहिए, जिम्मेदारी पड़ोस की। तो दुनिया दोमुआ सांप है, पता नहीं चलता मुंडी की तरफ।